हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 30 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो लद्दाख से संबंधित है। तो लद्दाख में 5 नए ज़िले बनने जा रहे हैं। कौन कौन से? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। इन ज़िलों के बनने की अधिसूचना जारी हो गई है और इसकी जानकारी खुद वहाँ के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दी है। अब इन ज़िलों के बनने के बाद लद्दाख में टोटल ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान में लद्दाख में मात्र 2 ज़िले हैं और इन ज़िलों के बनने के बाद वहाँ पे ज़िलों की संख्या 7 हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आईआरसीटीसी से संबंधित है। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है। ये एक अनोखी अंतर्राष्ट्रीय रेल सड़क यात्रा है और ये 14 दिवसीय यात्रा है जो नई दिल्ली से शुरू होगी और यात्रियों को पूर्वोत्तर भारत और भूटान घूमने का अनुभव प्रदान करेगी। ये यात्रा आईआरसीटीसी की प्रीमियम भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में पूरी की जाएगी। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस टूर का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक अनुभवों का अनूठा संगम प्रस्तुत करना। इस उद्देश्य से ये टूर प्लान किया गया है आईआरसीटीसी के द्वारा। और यात्रा में कौन कौन से पूर्वोत्तर भारत के स्थान शामिल होंगे जिनकी यात्रा की जाएगी? तो गुवाहाटी, शिलोंग और चेरापूंजी। वही नेपाल के कौन कौन से शहर शामिल होंगे? तो हासीमारा, फुनशोलिंग, थिम्पू, पुनाखा और पारो। तो पूर्वोत्तर भारत के 3 शहर गुवाहाटी, शिलोंग और चेरापूंजी। वही भूटान के ये हासीमारा, फुनशोलिंग, थिम्पू, पुनाखा और पारो, ये सारे शहर शामिल होंगे। और पूर्वोत्तर भारत को भूटान से जोड़कर ये पहल क्षेत्रीय पर्यटन और सीमा पार सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूती प्रदान करेगी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नई 2 चरणों वाली रणनीति पेश की है। ये जो डीपीआई का नया चरण है, इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। और इस रोड मैप का शीर्षक DPI@2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी है, जो ये बताता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम अलग अलग क्षेत्रों में समावेशी विकास, इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। इस विजन का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को $18,000 तक पहुंचाना है। और अब DPI 2.0 और DPI 3.0 के बारे में देख लेते हैं। तो DPI 2.0 जो है, ये इसकी अवधि 2025 से 2035 तक होगी और इसका उद्देश्य सक्षम नागरिकों का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य कुशल और सक्षम नागरिकों का एक व्यापक आधार तैयार करना है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ये जो चरण है, ये विभिन्न उपकरणों तक पहुंच का विस्तार भी करेगा, सेवा वितरण में सुधार लाएगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक लोग, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं, वो आर्थिक अवसरों से कैसे लाभान्वित हो सकें। वहीं DPI 3.0 के बारे में देखें तो इसकी अवधि 2035 से 2047 तक होगी और इसका मेन एम जो रहेगा वो नवाचार और समृद्धि को बढ़ावा देने पर रहेगा। ये ज़मीनी स्तर पर नवाचार और उच्च मूल्य वाली आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर समृद्धि के द्वार खोलेगा। और नीति आयोग का जो ये रोड मैप है, ये भारत के उस बड़े लक्ष्य के अनुरूप है जिसके तहत 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि भारत को 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर करेगा और 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में नई पहचान दिलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से संबंधित है।
तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। इस पहल का मकसद एआई, रोबोटिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इस पहल का उद्घाटन कौशल मंत्रालय के श्री जयंत चौधरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया, जिसका विषय था वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। इस लॉन्च की मुख्य बातें जो थी उसको देख लेते हैं। तो ये एशिया में अपनी तरह की पहली यूनेस्को चेयर है। ये उभरते उद्योगों में जेंडर इंक्लूजन यानी कि लैंगिक समावेशन पर केंद्रित होगी और इसमें यूनेस्को के साथ भी सहयोग शामिल होगा। इस चेयर का उद्देश्य महिलाओं को अगली पीढ़ी के उद्योगों के लिए तैयार करना और जहां पारंपरिक रूप से उनकी भागीदारी कम हो रही है उसको बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी भागीदारी रही, जैसे ILO, IBM, यूनेस्को, यूनिवॉक एट्सेट्रा। अब यूनेस्को चेयर क्या होता है? तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा इन उद्देश्यों, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, शिक्षा, स्थिरता और समानता जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है। और भारत ने ये भारत के सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने इसकी शुरुआत की है, एशिया के पहले यूनेस्को चेयर की। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो भारत ने 2031 से 35 के लिए अपने अपडेटेड लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC को सौंप दिए हैं। ये जो नई योजना है ये उत्सर्जन कम करने, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने और वनावरण को बढ़ाने पर केंद्रित है और ये लक्ष्य मार्च 2026 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित किए गए थे। और ये जो लक्ष्य हैं ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं। भारत का जो नया अपडेटेड NDC लक्ष्य है ये 3 मेन स्तंभों पर केंद्रित है। कौन कौन से स्तंभ हैं? उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण, कार्बन पृथक्करण। ये 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन पे ये नया अपडेटेड NDC केंद्रित है। लक्ष्य क्या रखे हैं भारत ने? जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य कौन कौन से हैं भारत के? तो GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी, 60% स्थापित बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से उत्पादित की जाए, जंगलों और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन कार्बन सिंक निर्मित किया जाए। ये भारत के प्रमुख लक्ष्य हैं। भारत ने अपने जलवायु संबंधी कई वादों को तो समय से पहले ही पूरा कर लिया है, जैसे 36% उत्सर्जन तीव्रता में कमी, इसको 2020 तक ही हासिल कर लिया है। 52.57% गैर जीवाश्म बिजली क्षमता को अभी फरवरी 2026 तक प्राप्त कर लिया है। तो ये सारे जो कई वादे हैं इसको भारत ने समय से पहले ही पूरा कर लिया है। 2015 का जो मूल NDC था उसका लक्ष्य में 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को हासिल करना शामिल था। अब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC होता क्या है? तो NDC वे जलवायु कार्य योजनाएं हैं जिन्हें UNFCCC के पेरिस समझौते के तहत अलग अलग देशों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी मेन विशेषता क्या होती है? तो हर देश को अपने लक्ष्य को खुद तय करने की अनुमति होती है। हर 5 साल में NDC को अपडेट करना होता है प्रत्येक देश द्वारा और उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये होता है NDC यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई से यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है
और हरदोई के मल्लावा में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण किया। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये यूपी के 12 जिलों और 519 गांवों को तो आपस में जोड़ेगा ही, इसके साथ साथ 12 औद्योगिक गलियारों यानी कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर को भी जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ेगा और ये राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय जो है वो 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, मतलब सीधे आधा हो जाएगा। कौन कौन से 12 जिलों को ये जोड़ेगा, यूपी के किन 12 जिलों से होकर ये गुजरेगा? तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। और इसमें शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी शामिल है, जो भारतीय वायुसेना के विमानों के आपातकालीन उड़ानों को भरने और उतरने में सहायता करेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लाभ क्या होगा? तो औद्योगिक विकास होगा, व्यापार, कृषि और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के कई सारे अवसर पैदा होंगे। तो ये सारे लाभ हैं जो यूपी के निवासियों को मिलेगा इस एक्सप्रेसवे के बनने से। तो ये यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से संबंधित टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।